हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, उसमें हम लोगों ने मोशन चैप्टर अभी रिसेंटली में खत्म किया। तो चलते हैं आज अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए देखते हैं। अच्छा, बच्चे कह रहे थे कि भैया आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं कराते, चाहो एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने एक नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए देखिए फिर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, नेम द साइंटिस्ट वु डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, किसने सबसे पहली बार सेल की खोज करी थी। नाम है उनका रॉबर्ट हुक। कब करी थी भाई? 1665 में। 1665 में। और कैसे करी थी भाई साहब? विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क। क्या लिया था उन्होंने? स्लाइस ऑफ कॉर्क, पेड़ की छाल से करी थी, माइक्रोस्कोप में रख के देखा था। ठीक है, आइए। नेम द साइंटिस्ट वुड डिस्कवर द पॉन्ड वाटर विद एडवांस माइक्रोस्कोप। अच्छा, वो डिस्कवर सेल। अच्छा, उस साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने सेल की डिस्कवरी करी, किसमें भाई साहब? पॉन्ड वाटर में। किसमें करी? पॉन्ड वाटर में। ठीक है, विद एडवांस माइक्रोस्कोप। उसका नाम क्या था भाई साहब? लिवन हुक। क्या नाम था? लिवन हुक। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। देखो भाई, सेल की थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी? एक का नाम था ये और एक का नाम था ये। ठीक है, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म फोटोप्लाज्म। फोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? कौन से साइंटिस्ट ने? पुरकिन जी ने दी थी। ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऊपर वाले थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है भाई साहब? टू विच द सब्सटेंस डस रोबोट हुक सीज द रिसेंबल द स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम अ ट्री। अच्छा, किसके साथ रिसेंबल किया था? वो था भाई हनी कॉम। क्या था वो? हनी कॉम। उन्होंने कहा था मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है वो। बिल्कुल। नेम द बुक। बुक का नाम बताना जो कि किसने लिखी है भाई साहब? रिटन बाय द रोबोट हुक ऑन डिस्कवरी ऑफ द सेल। माइक्रोग्राफिया। क्या बुक का नाम है भाई साहब? माइक्रोग्राफिया। ये आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था अपनी क्लासेस में। नेम द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा भाई? ऑस्ट्रिच का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। नेम द सेल प्रेजेंट इन द बॉडी विच इज द ग्रेटेस्ट लेंथ। सबसे लंबा कौन सा सेल है? मतलब नर्व सेल। अच्छा, एक ये लंबाई की बात कर रहा है और ये बड़े की बात कर रहा है। देखो, सबसे बड़ा सेल कौन सा? ऑस्ट्रिच का अंडा है। ठीक है, और सबसे लंबा सेल हमारा क्या है? नर्व सेल, जो कि हमारे न्यूरॉन हम कहते हैं ना बॉडी में, वो। ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है भाई? स्मॉलेस्ट हमारे पास स्पर्म और लार्जेस्ट क्या है? ओवम। ठीक है, आओ चलते हैं अपने क्वेश्चन पे अब। एक क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, मतलब पेपर में कई बार पूछा गया। व्हाई इज एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल ओनली। मतलब एनिमल सेल के अंदर ही क्यों एंडोसाइटिस होता है? ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ दिखा है। दिस प्रोसेस कैन ओनली बी फाउंड इन द एनिमल बिकॉज द सेल वॉल इन द प्लांट आर वेरी रिजिड। क्योंकि प्लांट में क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है बहुत ज्यादा रिजिड होती है। वेयर टफ, वेयर इज इन द एनिमल सेल देयर आर नो सेल वॉल प्रेजेंट। और जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है आउटसाइड, ठीक है, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई क्या होता है? एंडोसाइटोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है? खाली एनिमल सेल में, मतलब पाया जाता है। चले आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ ये भी रहे वन वर्ड वाले ना आंसर, ये भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ। कैन यू नेम द ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। इनमें से कौन ऐसा जिसके पास भाई अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है? क्या है भाई? खुद का जेनेटिक मटेरियल है। क्या नाम है भाई? क्लोरोप्लास्ट और भाई माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनके पास क्या अपना खुद का डीएनए है। खुद का डीएनए। ठीक है। वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ होता है? इनसाइड द सेल। सेल की बॉडी के अंदर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है भाई? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ अ प्रोटीन synthesized इनसाइड द बॉडी। राइबोसोम्स की बॉडी, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है एक सेल बॉडी के अंदर, जो राइबोसोम्स होता है उसके अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना भोजन, मतलब खाना, कैसे ऑब्टेन करता है? ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। आइए पढ़ते हैं फिर उसी को। अमीबा फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है भाई? जो पानी के अंदर हरे हरे पाए जाते हैं ना, वो पानी के पौधे होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, समुद्री पौधे कह सकते हैं हम इन्हें। विच फ्लोट ऑन वाटर, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। देखा हो ना काई हरे हरे रंग की टाइप। ठीक है, एक्चुअली में काई नहीं, मतलब प्लैंकटन ही बोलते हैं जो वाटर के अंदर काई होते हैं। ठीक है, इट डेवलप फॉल्स फीट और pseudopodia to surround the food, finally capture the body within a sac like structure called a food vacuole। food vacuole inside the digestion of food take place। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है। आइए समझाता हूँ सिंपल सा प्रोसेस, उसने क्या बोला इतना सारा इंग्लिश में। देखिए, मान लीजिए अमीबा का फूड पार्टिकल पड़ा है बाहर। ठीक है,
अब ये तो न्यूक्लियस आपको बस डिटरमाइन करना है, मतलब ठीक है, लेबल करके दिखाना है। अब मैं क्या करेगा, फूड पार्टिकल के पास धीरे 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 जाएगा। कैसे जाएगा भाई, धीरे 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 जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, फूड पार्टिकल को धीरे 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 अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब फूड पार्टिकल के आ गया, उसके इनसाइड द बॉडी आ जाएगा, अब उसे पूरा आराम से डाइजेस्ट करेगा और एक्सक्रेशन वाला सारा आउटसाइड द बॉडी कर देगा, ठीक है। ये कुछ अमीबा का हमारे पास प्रोसेस है, कैसे फूड को ऑब्टेन करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल। आपने डिफ्यूजन पढ़ा था, ठीक है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, गैसेस होता है, तो वहां पे वही बात कर रहा है, ठीक है। CO2 और वाटर दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, कैसे गैसेस ट्रांसफर होती है, हाई कंसेंट्रेशन लेवल से कहां जाती है, लो कंसेंट्रेशन लेवल पे जाती है। तो बस यहाँ पे वही सब लिखना आपने। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि CO2 और O2 का एक्सचेंज होना बिटवीन द सेल्स टेक प्लेस ऑफ बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है ये, ठीक है। आइए, डिफ्यूजन इज डिफाइंड मूवमेंट ऑफ एन सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे मैंने आपको कहा था, कैसे होता है, हायर कंसेंट्रेशन से कहां जाता है, लोअर कंसेंट्रेशन में। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, इधर देखिए, याद है आप लोग को जब मैं वो, अरे बहुत मोटा हो गया था पेन, आप लोग को याद होगा जब मैं टिकट काउंटर वाला एग्जांपल लेता था, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। अपना टिकट काउंटर, यहाँ पे भाई अपना छोटा सा भाई सूरज भाई खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ अपना खली भाई आ गया। अब खली भाई तो डोला दिखा रहा है भाई, ठीक है। अब खली भाई के सामने भाई इसकी क्या चलेगी, अभी डर के भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। अब खली भाई कहाँ था, टिकट में आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सूरज भाई का क्या था, लो कंसेंट्रेशन लेवल था, इनका क्या था भाई, हाई कंसेंट्रेशन लेवल था। तो हाई कंसेंट्रेशन लेवल इधर और लो कंसेंट्रेशन लेवल इधर, ठीक है। मतलब हाई कंसेंट्रेशन कहाँ जाता है, लो कंसेंट्रेशन लेवल की तरफ जाता है। तो ऑफकोर्स वहां भी वही चीज लिखी है मैंने, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, जो गैसेस हैं हायर कंसेंट्रेशन से कहां जाएंगी, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आएंगी। CO2 इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑफ द एक्यूमुलेट, जो कि रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू सेल, सो इट्स कंसंट्रेशन इज हाई, सेल इज कंपेयर टू द सराउंडिंग, ठीक है। मतलब सराउंडिंग अकॉर्डिंग अंदर का अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो गैसेस कहाँ आएंगी, बाहर आएंगी। अगर अंदर का कंसेंट्रेशन कम होगा और बाहर का ज्यादा होगा तो गैसेस कहाँ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड O2 is utilized inside the cell during respiration, therefore its concentration decrease inside the cell while remain comparatively high the surrounding. As a result, CO2 diffuses out and CO2 diffuses into the cell. पूरी कहानी समझते हैं एक बार ना, क्या बोल गया वो, मेरी बात सुनो। हमें CO2 इनहेल करना चाहिए मतलब CO2 हमें बॉडी का चाहिए कि हमारे बॉडी को O2 चाहिए, ऑब्वियस सी बात है O2 चाहिए। तो वो लास्ट लाइन में देखो उसने क्या बोला था कि O2 इनसाइड द सेल ही रह जाता है। मीनवाइल जब सेल के अंदर क्या आया भाई साहब, O2 आया, मतलब पता है क्या होगा, अंदर का कंसेंट्रेशन लेवल कम होगा और बाहर का क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो O2 इनसाइड द बॉडी आया। जब इनसाइड द सेल आया ना O2 तो यूटिलाइज हो जाता है पूरा बॉडी के अंदर, O2 बॉडी के अंदर पूरा यूटिलाइज होता है। दैट्स व्हाई इसकी आउटसाइडिंग डिक्रीजिंग लेवल मतलब कम होता है, क्या होता है, कम होता है। बट अगर इसी सेल के अंदर मान लेता हाई कंसेंट्रेशन लेवल बाहर था, अंदर क्या था, लो कंसेंट्रेशन लेवल था, तो क्या आया भाई, CO2 आया। अगर क्या आया, CO2 आया, तो CO2 यहां से बाहर भी जाएगा उतने ही लेवल पे, CO2 यहां से बाहर भी जाएगा उतने ही लेवल पे, ठीक है। लेकिन कब जाएगा, CO2 तब बाहर जाएगा जब अंदर का कंसेंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा और बाहर का कंसेंट्रेशन लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तब जाएगा। क्लियर होगी बात, बस ये इतना छोटा सा उसने बोला है। आइए, जैसे कि मैंने आपको वाटर वाला ही बोला था भाई, ये आ गया हमारे पास ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस क्या होता है, जैसा हमने वहां पढ़ा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन गैसेस में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन किसमें भाई साहब, वाटर में। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन लेवल, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस ओनली लिक्विड मीडियम। अब जो ओस्मोसिस है वो गैसेस मीडियम में नहीं होता, खाली कहाँ होता है, लिक्विड मीडियम में होता है, नॉट इन अ सॉलिड और गैसेस। एग्जांपल के लिए क्या होगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट रूट। अब जो पौधे होते हैं, प्लांट की रूट होती है, वो ऑब्जॉर्व करते हैं ना सॉइल को, ये एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस भी दे दिया इसके बाद, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बीच का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो देखो भाई, इसका साइज देखा जनरली स्मॉल होता है, इसका साइज जनरली क्या होता है, लार्ज, ठीक है, इतने से इतने mm तक का UM तक का होता है। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड होता है, इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट, यहाँ पे क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अपना याद कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें, बेसिक्स मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है। आइए,
देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, किसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, व्हाई। ठीक है, तो बता दीजिए यार, इतना सिंपल सा आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि बिकॉज भाई क्या करता है, ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अच्छा, हमने पीछे एक और चीज बढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या होता है, ऑन डीएनए होता है, क्या होता है अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Where do the lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? अब पूछ रहे लिपिड और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। अब आप वर्ड देके घबराइएगा नहीं, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन आपको पता है भाई साहब कहाँ होते हैं। लिपिड होता है हमारे पास एसईआर में और प्रोटीन हमारा कहाँ होता है, आरईआर में। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं भाई, दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दोनों तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, स्मूथ में क्या प्रेजेंट होता है भाई, एसईआर में लिपिड्स होते हैं। ठीक है, जो कि किस लिए हेल्प करते हैं भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आ गया हमारा आरईआर। आरईआर में क्या होता है, राइबोसोम, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये लाइन थोड़ा पूरी नहीं है, मेरे को लगना है थोड़ा सा रह गया, इसे पूरी कर लीजिए, बुक में दे रखा है। ठीक है, आप देखेंगे मिल जाएगा। अब इससे मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया। क्वेश्चन का नाम है भाई साहब, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आपको बताऊं कहां मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा आपकी, जहां पे ये आरईआर एसईआर वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसी में मिलेगा, पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, एनसीईआरटी में। चलिए, Why are lysosomes known as suicidal bag? इस चैप्टर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, लाइसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइसोम्स क्या है भाई साहब, एक क्लीनिंग एजेंट है एक तरह से ना, पूरे सेल को क्या करता है, क्लीन करता है और खुद के अंदर भर लेता है सारा गंद। ठीक है, और क्या करता है, एक टाइम बाद बर्स्ट हो जाता है और खुद को क्या कर लेता है, डिकम्पोज, मतलब खत्म कर देता है। आइए देख पढ़ते हैं। लाइसोम्स आर सेल ऑर्गेनेल्स फिल्ड विद द हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है हाइड्रोलिटिक। ठीक है, व्हेन अ सेल इज डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है या फिर लाइसोम्स में बर्स्ट आउट, इट एंजाइम डाइजेस्ट अप इट्स ओन सेल, अपने अंदर सारा क्या कर लेता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यू टू दिस वी कैन से दैट लाइसोम्स आर सुसाइडल बैग। ठीक है, इसी वजह से हम लाइसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते चलिए। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। अब कुछ बच्चे देखे ना घबरा देंगे, रप्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, खराब होना होता है, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, टूटना ही होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब भी टूटना होता है, दिल टूटना नहीं पगले, यहाँ कुछ और टूटने की बात हो रही है। ठीक है, दिल टूटना नहीं। ठीक है, ब्रेकडाउन मतलब टूटना, रप्चर मतलब भी क्या होता है, टूटना होता है। ठीक है, तो घबराइए नहीं छोटी छोटी चीजें देख के, ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। द रप्चर और ब्रेकडाउन ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिकेट द सेल इज डैमेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टूटना क्या दर्शाता है भाई, क्या दिखाएगा, डैमेज हो गया वो सेल, क्या हो गया, डैमेज हो गया। Such condition of lysosomes of the damaged cell may burst in the digestive enzyme present inside those lysosomes would digest their own cell. This will result in the death of the cell. क्या बोल रहा है, lysosomes of a damaged cell may burst. lysosomes होंगे जो damaged cell के, वो क्या हो जाएंगे, burst हो जाएंगे, and digestive enzyme present inside those lysosomes would digest their own cell. और जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो खुद को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे अपनी सेल को। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, डेथ ऑफ द सेल। ये सब मैंने छोटी छोटी चीजें अपनी क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कराई हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। लिपिड और प्रोटीन का क्या काम होता है भाई साहब। अच्छा, ये क्वेश्चन ये रहा पूरा मेरे ख्याल से ना, वो मैंने उधर आधा डाल दिया था। वही सेम क्वेश्चन, आरईआर और एससीआर वाला, यहाँ पे देखिए पूरा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मैंने पूरा चेक किया, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, वो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसे कर लीजिएगा आप लोग ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब दे देते हैं एग्जामिनर ना। ओहो, व्हाट लिख दिया। राइट द डिफरेंस बिटवीन, समझ गए ना, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अच्छा, इसका डायग्राम भी मैंने आपको बनाना सिखाया था बहुत ही इसी तरीके से। ठीक है, तो अगर किसी को वीडियो चाहिए तो बता देना, अपलोड कर दी जाएगी। और बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है,
ये कुछ थे हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने वन वर्ड भी आपको करा दिए पीछे। तो इसी के साथ हमारा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज भी खत्म होती है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको सीरीज थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए अपना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी इन क्वेश्चंस को पहुंचाइए ताकि वो भी आपके साथ साथ अच्छे नंबरों से पास हो। आई नो वैसे चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पहुंचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।